हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लूप स्टेटमेंट के अंदर टेस्ट बिफोर कब यूज़ किया जाता है और उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने काफ़ी सारे लूपिंग स्टेटमेंट डिस्कस किए, जो आपने परफॉर्म के साथ में देखे थे, राइट। तो पहले तो ये आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लूपिंग स्टेटमेंट ही परफॉर्म था, जो जब आपने परफॉर्म यूज़ किया अनटिल के साथ में परफॉर्म नॉर्मली यूज़ किया और उसके थ्रू हमने क्या किया था, एक पैराग्राफ को रिपीट करवाया था। तो वो लूप ही था, है ना। कोबोल में जब भी आपको लूपिंग के लिए कोई बोलता है तो आपको परफॉर्म स्टेटमेंट के थ्रू ही लूप बिल्ड करना होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारे सिनेरियोज परफॉर्म के देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो परफॉर्म का स्टेटमेंट बनाने वाले हैं उसमें हम टेस्ट बिफोर का यूज़ करेंगे। टेस्ट बिफोर कब यूज़ करना होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, ये सब चीज़ समझने के लिए आपको यहाँ पे देखो मैंने नोट प्रिपेयर किए हुए हैं, अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कोड समझेंगे, सिंटेक्स समझेंगे कि सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ें हमारे पास वहाँ पे फॉलो करने के लिए है। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको ऑप्शन 2 से मैं ओपन कर रहा हूँ टेस्ट पीजीएम 1 को। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन मेंशन किया हुआ है। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वो ब्लॉक है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी शो करे। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोग्राम की आइडेंटिटी शो करनी हो, है ना, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन यूज करोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है। जैसे प्रोग्राम आईडी वो क्या डिनोट कर रहा है? प्रोग्राम के नेम को। ऑथर क्या डिनोट कर रहा है? ऑथर के नेम को, है ना। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमने इससे पहले काफ़ी सारी ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हैं बेसिक्स में। तो अगर आप लोगों ने वो सिक्वेंशियल सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले फर्स्ट सेशन से पूरा सीक्वेंस से इस प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हैं, जिससे आपको और भी इजीली ये जो ऑनगोइंग टॉपिक है वो समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब एक प्रॉपर सिंक के अंदर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन तक देख लिया। उसके बाद में लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 7 तक हमारा क्या है? ये हमारा एक टेक्स्ट है जो हमने सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे नोट करके रखा है, जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए कि परफॉर्म पैरा इन कोबोल। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 9 पे हमने क्या किया? लाइन नंबर 9 पे हमने डेटा डिवीजन को स्टार्ट किया। डेटा डिवीजन क्या होता है? जब भी आपको प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स यूज करने हैं तो उस केस में आप क्या करोगे? डेटा डिवीजन को डिक्लेयर करते हो। डेटा डिवीजन के अंदर में हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डिफाइन किया हुआ है, जो जिसके बाद में आप जो भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज करने वाले वो सारे आपके इसी सेक्शन के अंडर में आएंगे। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम की नीड में सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल की नीड थी, तो उस केस में हमने क्या किया? एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। बट हो सकता है आपको इसी प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन वेरिएबल्स भी यूज करने हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? और भी जो वेरिएबल्स है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है जहाँ पे हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। अब इस वेरिएबल का एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास क्या है? लेवल नंबर। लेवल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हायर डेटा हायरार्की को शो करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे डेटा नेम। डेटा नेम क्या होता है? इस वेरिएबल को जब भी आपको प्रोग्राम में कहीं एक्सेस करना होगा तो आप इस वेरिएबल के डेटा नेम को ही यूज करोगे। ठीक है, फिर हम यूज कर रहे हैं पीआईसी। पीआईसी क्या डिनोट कर रहा है? पीआईसी डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को। पिक्चर क्लॉज के अंदर हमारे पास हमने यहाँ पे वैल्यू कैसे डिफाइन किया? 9 of 2। अब यहाँ 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को, और 2 रिप्रेजेंट करता है उसकी कैपेसिटी को, मतलब उसमें कितने डिजिट स्टोर कर सकते हैं, है ना, साइज आप बोल सकते हो। और फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया वैल्यू क्लॉज। अब आप चाहो तो वैल्यू क्लॉज रख भी सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 से ही इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि एज सच में इसको डायरेक्टली यहाँ पे कुछ प्रिंट वगैरह करने वाला नहीं हूँ। मैं परफॉर्म के साथ ही यूज़ करूँगा, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ये हमारा ऑप्शनल क्लॉज होता है। ठीक है, बट हमेशा यही रहता है कि अगर आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो और मतलब वेरिएबल्स अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो 0 से उसको इनिशियलाइज रखो, जिससे कि कोई भी जंक वैल्यू का चांस भी नहीं रहे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो लाइन नंबर 12 में हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो न्यूमेरिक अप टू 2 वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और उसका नेम है काउंटर। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया है? हमने एक प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट किया है। अब प्रोसीजर डिवीजन क्या होता है? प्रोसीजर डिवीजन के अंदर आप जितने भी परफॉर्म से रिलेटेड लॉजिक है या मेन जो भी लॉजिक पार्ट होगा प्रोग्राम का वो आएगा प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो लाइन नंबर 16 पे हमने क्या लिखा? यहाँ हमने लिखा परफॉर्म विद टेस्ट बिफोर।
अब टेस्ट बिफोर क्या होता है, ये कंडीशन को पहले ही एग्जीक्यूट करता है परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है वेरिंग काउंटर फ्रॉम 1 बाय 1 अंटिल काउंटर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो वेरिंग वाला लॉजिक ऑलरेडी आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि लास्ट सेशन में हम ये पहले डिस्कस किए थे। यहाँ पे जस्ट हमने एक जो नई चीज इंक्लूड की है वो है टेस्ट बिफोर, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्या करेगा, ये 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा जब तक कि काउंटर की वैल्यू ग्रेटर ना हो जाए 10 से, और जैसे ही वो 10 से ग्रेटर हो जाएगी तब वो लूप को एग्जिट कर देगा, यहाँ पे एंड परफॉर्म पे आ जाएगा और फिर स्टॉप रन करके प्रोग्राम एंड कर देगा। और इसके बीच में हमने लॉजिक क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या डायरेक्टली कोई पैरा यूज नहीं किया, मेन लॉजिक ही इस परफॉर्म कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी एक वे है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपका शो किया है जिसमें हम मेनली ये देख रहे हैं कि कैसे आप बिना पैरा भी परफॉर्म को यूज करके कोई पीस ऑफ कोड को इटरेट कर सकते हो, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लूपिंग अलग होगा, लूपिंग यही है, परफॉर्म जो है वो लूपिंग के लिए होता है और उसके थ्रू हम मेनली जैसे पैराग्राफ हो गया, नॉर्मली क्या इस तरह से कोड लिखते हैं, अभी तो ये सिर्फ एक लाइन है तो कोई इशू नहीं है, बट प्रोजेक्ट में आपके पास काफ़ी सारे को रिलेटेड लाइन होंगे तो उनको ऐसे लिखना से बेटर है आप उनका एक पैराग्राफ बना दो और उस पैराग्राफ को इटरेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे होके और यहाँ पे स्टॉप रन पे जाके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी आउटपुट देखते हैं इसका क्या आ रहा है। 14 से कंपाइल करेंगे, कॉल करेंगे। पहला आउटपुट आया काउंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया जिसका काउंटर वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थियोरेटिकल, जो हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए वो समझते हैं कि पर एक एक लाइन को आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने यूज़ किया। सबसे पहले बात होती है परफॉर्म विद टेस्ट बिफोर। ये स्टेटमेंट क्या करता है, दिस स्टेटमेंट इनिशिएट्स अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन ओबीएम in COBOL. The the with test before clause specify that the loop condition until counter is greater than 10 will be evaluated before each iteration of the loop, ठीक है। अब वेरिंग वाला पोर्शन क्या कह रहा है, वेरिंग काउंटर फ्रॉम 1 by 1 until counter is greater than 10, this line defines a counter variable and name counter, ठीक है। फिर है हमारे पास वेरिंग, दिस कीवर्ड इंडिकेट्स दैट काउंटर विल बी यूज्ड इन अ लूप to control its value. From 1, the initial value of the counter is set to 1. By 1, the counter will be incremented by 1 in each iteration until counter is greater than 10. The loop will continue as long as counter is less than or equal to 10. Once counter becomes greater than 10, the loop will terminate. Okay. Now display counter में क्या आ रहा है, counter this statement displays the counter value of counter to console or output device in format counter equal value। और एंड परफॉर्म क्या करता है, दिस स्टेटमेंट मार्क्स द एंड ऑफ द लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तो ये हमारा ओवरऑल फ्लो हो गया इस प्रोग्राम के, जो मेन लॉजिक हमने देखा था उसमें ये हो रहा है, ठीक है। तो द विद टेस्ट बिफोर क्या करता है, ये क्लॉज स्पेसिफाई करता है लूप कंडीशन को, और विल जो लूप कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी क्या, बिफोर ईच इटरेशन ऑफ द लूप, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है वो इवेल्युएट होगी एग्जीक्यूट होने से पहले और उस अकॉर्डिंग वो लूप को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला एक फ्लो और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो जब भी हम किसी भी परफॉर्म स्टेटमेंट को लिखते हैं, अभी हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि हमें जब बहुत सारी लाइंस अगर कोड है तो अपन उसके लिए कुछ एक पैरा बना लेंगे और उस पैरा को इटरेट करेंगे जिससे कि आपका थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये परफॉर्म आपने स्टार्ट किया फिर एंड परफॉर्म बहुत लाइंस बाद में एंड किया तो वो फिर आपको प्रॉपरली शो भी नहीं होगा। तो एक बेटर वे यही होता है कि आप जब भी परफॉर्म स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो और अगर आपके पास 4-5 लाइन से ज़्यादा का कोड है तो आप उसको एक पैरा में मूव कर दो और उस पैरा को फिर आप यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होगा। इवन जब कोई भी डेवलपर या आप खुद अगर उस प्रोग्राम का एनालिसिस करोगे तो उस चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लाइन ऑफ कोड किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे हमने ऐड किया था, ठीक है। तो इसी पर्पज़ के लिए हमेशा जब भी आप कोड लिख रहे हो तो पहले ये भी ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए आपको एनालिसिस में कि आपका जो कोड है वो इजीली डिबग किया जा सके, एनालिसिस किया जाए और जो भी पॉसिबल सिनेरियोज है वो वहाँ पे क्लियरली शो हो जाए, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था और इस सेशन तक हमने अभी तक
जितने भी लूपिंग स्टेटमेंट थे वेरिंग परफॉर्म के साथ में वो सारे डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।